2020 का प्रीलिम्स हुआ अक्टूबर में। फॉर्चुनेटली दिस टाइम आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स। हर्ष का इस टाइम प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो जब उसका नहीं हुआ तो इट वाज अ सेटबैक फॉर मी। उसका अभी भी मुझे वो मैसेज याद है कि भाई तू आगे बढ़ और अपने को और वक्त लगेगा। तो लिटरली आई वॉज क्राइंग एट दैट मोमेंट। मैं ऐसा उसको भी बोलता भी था कि सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। 21 वाले में अनफॉर्चुनेट हुई काफ़ी चीज़ें कि जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हो रहा था उस दिन आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। मेरे को बताया नहीं गया था और मैं CSAT का एग्ज़ाम लिख रहा था। मेरे दादी के 2 महीने बाद मेरे ग्रैंडफादर का भी डेथ हो गया। तो इट वॉज़ अ टफ टाइम फॉर मी इन दैट सेंस। मुझे ऐसा लगता था कि सर्विस तो मिलनी है, अब रैंक का नहीं पता है। जब रिज़ल्ट आया तो इट वॉज़ अ शॉकर टू मी कि मेरा नाम ही नहीं है रिज़ल्ट में। तो फिर मतलब आई लेफ्ट ब्लैंक, मतलब मैं एकदम ब्लैंक हो गया। और अगर मैं अपने UPSC सिविल सर्विसेज की जर्नी की बात करूं तो एक शख्स के बिना ये जर्नी को मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा दोस्त हर्षवर्धन। एक दिन पहले जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ तो वी वर डिस्कसिंग इट इन फ़ोन। हम फ़ोन में बात कर रहे थे, हमने अपनी पूरी जर्नी को रिपीट किया। अननोइंगली हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे। एंड द नेक्स्ट डे at 4:30 PM I got to know that some mishap has happened. Sometimes you do not know how life will unfold. It becomes very difficult. It is very tough. ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और मेंटर भी, जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score. I have secured All India rank 116 in Civil Service Examination 2024। और मैं ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे हूँ अपनी दास्तां बताने के लिए कि मेरी क्या स्टोरी रही है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी काफ़ी DKT के वीडियोज़ या बाकी YouTube चैनल में वीडियोज़ देखे, जहाँ पे जब भी मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं होता था तो मैं लोगों की स्टोरी सुनता था। उन स्टोरी से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा और हिम्मत और कॉन्फिडेंस और करेज आता था कि प्रोबेबली लोग हर कोई सेम ही स्टोरी से जूझ रहा है। एंड फाइनली उन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम। तो मैं अपनी भी स्टोरी इस मीडियम के थ्रू लोगों तक बताना चाहता हूँ, सो दैट कि कुछ लोग इससे इंस्पायर्ड हों और जब भी वो थक हार रहे हों या उनका मन डगमगा रहा हो कि प्रिपरेशन को छोड़ देनी चाहिए, तो वो इस स्टोरी से थोड़ा मोटिवेट हों और वापस से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई विल बी वेरी रॉ एंड वेरी ऑनेस्ट। वटेवर जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है या जो भी मेरा तैयारी में जो भी चीज़ में बाधा आई है या जो भी मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं, मैं उन सबको एक बहुत छोटे वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश से ही मैंने अपनी क्लास 12 तक की पूरी पढ़ाई की, बाल भारती रीवा से। ये बेसिकली एक CBSE स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इस मायने में मैं बोलूँगा कि आई वॉज बिट प्रिविलेज्ड इन अ सेंस कि हम हमेशा देखते हैं कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है जहाँ पे कुछ लोग बहुत मुश्किलात होती है, शायद से उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता पढ़ने का या उनका फाउंडेशन ही काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इन मायनों में कहीं ना कहीं डिस्पाइट स्ट्रगल्स थे, लेकिन मेरे दादाजी ने मेरे अंदर वो पढ़ाई का इनकलकेशन किया। अब मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है जब मेरे दादाजी मेरे को कक्षा 2 में भी पॉलिनोमियल के डिवीज़न देते थे और वो मुझे ज़बरदस्ती बैठाए रहते थे कि 6 से 7 से 8 घंटे पढ़ना है। मैं ये मानता हूँ कि शायद 2nd क्लास में या 3rd क्लास में आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब मैं जर्नी में आया, UPSC जर्नी में आया, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों की ये कंप्लेन भी रहती थी कि वो इतनी सिटिंग नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे 7 घंटे बैठने में या 8 घंटे बैठने में इशू हुआ हो।
तो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपका फाउंडेशन कैसा रहा है, इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है आपकी आगे की प्रिपरेशन में भी। तो जो छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं और इससे मोटिवेट होना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना सिटिंग टाइम बढ़ा दीजिए। हालांकि आप बाकी चीज़ें भी करिए, बिकॉज आजकल कंपटीशन का ज़माना है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने एकेडमिक्स को कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसे बड़े एग्ज़ाम को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एकेडमिक्स को थोड़ा सा और ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। इसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, जहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा बैक आऊँगा और मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर 10th जनरली मेरे परसेंटेज ठीक थे। तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है जहाँ पे जनरली हम जैसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे शायद से इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे एक हर्ड मेंटालिटी थी कि जिसके परसेंटेज ज़्यादा हैं दे विल टेक द PCM, और मैंने PCM जैसा सब्जेक्ट लिया और 11th-12th में मुझे इसमें काफ़ी मुश्किलात आई। अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली आई वुड हैव टेकन आर्ट्स, आई वुड हैव टेकन बायोलॉजी, देन आई कुड हैव डन बेटर। लेकिन उस टाइम पे जो भी मुझे समझ बूझ आई और जो भी घर वालों का निर्देश था, उस हिसाब से मैंने PCM जैसा सब्जेक्ट लिया और 11th-12th में मैंने PCM से पढ़ाई की, जहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। नेवरदलेस आई स्कोर्ड 92% इन 12th, बट इट वॉज ऑल वेरी स्ट्रगलिंग फेज ऑफ माई लाइफ। देन जैसे कि सब लोग, अगेन आई विल से कि हर्ड मेंटालिटी, 12th के बाद जनरली हर कोई IIT-JEE की प्रिपरेशन करता है और मेरा हमेशा से कहीं ना कहीं ये रहा है कि आई एम नॉट बॉर्न टू बी एन एवरेज। तो जो भी मुझे जब भी जहाँ पे भी बेस्ट लगता था मैंने करने की कोशिश की है। तो 12th के बाद हमेशा ही आपको जनरली जो PCM लेते हैं उनको IIT-JEE दिखता है। मैंने भी IIT-JEE की तैयारी की, इसके लिए मैं कोटा गया। कोटा वॉज अ वेरी स्ट्रगलिंग ईयर फॉर मी, और क्योंकि 11th-12th में आप एकदम से क्लास का ही पढ़ते हो और उसके बाद से आप कोटा में जा कर के वो एकदम से आपको बम्बार्ड कर देते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट से, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन से, और वहाँ पे अगर आपने एक दिन का आपका होमवर्क छूट गया तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको वापस से कर पाओगे अगली बार। तो इन केस एक बार छूटा तो वो छूटता ही जाएगा। और पर्सनल लाइफ में भी मतलब आप पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, माँ बाप से आप दूर जा रहे हो, और खाना कैसा मिल रहा है, दोस्त कैसे मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंड्स में मुझे दिक्कत हुई। इट वॉज़ अ वेरी लर्निंग एंड वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस नेवरदलेस, बट ओवरऑल मतलब मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ कोटा में। देन आई गेव द एग्ज़ाम द नेक्स्ट ईयर IIT-JEE, और मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया। उसका मैंने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई किया, वेंट टू एडवांस। लेकिन एडवांस देने की मुझे अभी भी वो दिन याद है, वो मई का महीना था और 2015 वाला साल था, और मुझे अभी भी याद है मैं जयपुर में था, माय मदर एंड फादर वर देयर विथ मी, और आई वाज नोइंग कि मेरा पेपर काफ़ी ख़राब चला गया है और आई एम नॉट गेटिंग एनी IIT, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके पहले तक मुझे IAS IPS या सिविल सर्विसेज का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, और कोई भी घर में भी ऐसा मेरे के अंदर कभी डाला नहीं कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या इसके लिए आपको आगे बढ़ना है। तो जब 2015 में मैं जयपुर में था वो रात को, अब मुझे पता था कि इसमें तो मतलब काफ़ी ख़राब हो गया है, अब मेरे पास आगे के लिए क्या स्कोप है। तो लिटरली आई सर्च इन गूगल व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू पोस्ट कॉलेज to be successful, something like this I have written. That was very naive for me, but it was very honest that I wrote something like this in the Google, and then they came up with lot of options: Indian Engineering Service, Indian Civil Service, and MBA and whatever. There were lot of options there. So मेरा कोटा जर्नी के बाद मेरा ये ज़रूर तय हो गया था, I will not go into the technical things now, क्योंकि मुझे हर एक इंडिविजुअल का अपना फोटे होता है। तो मुझे समझ में आया कि प्रोबेबली आई कैन डू मोर बेटर इन द नॉन टेक्निकल थिंग्स देन द टेक्निकल थिंग्स, और फिर मुझे समझ में आया कि आई कैन डू द सिविल सर्विसेज। फिर मैंने इसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा, तो मैंने समझा कि इसमें अच्छा आंसर्स लिखे जाते हैं, इसमें ऐसा प्रीलिम्स होता है, जनरल स्टडीज़ के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। उस टाइम पे जो भी टॉपर्स थे, मैं भी ऐसे वीडियोस देखता था टॉपर्स के, तो टॉपर्स बताते थे इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं, मेंस ऐसा होता है, मेंस की स्ट्रेटेजी ये होती है। तो इन वीडियो से ही मैंने उन स्ट्रेटेजीज़ को सीखा और मुझे समझ में आया कि दिस इज़ समथिंग विच आई कैन परस्यू। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी समय लग गया इस एग्जामिनेशन में, बट फर्स्ट डे से एक अंदर से आवाज़ थी कि प्रोबेबली दिस एग्ज़ाम इज़ मेड फॉर मी, आई कैन डू, आई डू नॉट नो वेदर आई विल गेट द सक्सेस और नॉट। जब भी मुझे फेलियर भी मिला है तो मुझे बहुत डाउट होता था कि शायद वो इंट्यूशन शायद कहीं ना कहीं गलत था,
ऐसा मुझे लगने लग गया था बाद में। फॉर्चुनेटली आई गॉट सक्सेस और आई कैन से कि वो इंट्यूशन कहीं ना कहीं सही था, भले वो काफ़ी देरी से मिला। तो इस हिसाब से मैंने देन आई ज्वाइंड, मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। मैंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय IIT DAVV से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहाँ पे भी आई गॉट लकी कि हमारा जो कॉलेज होता था वो फेजेस में लगता था। एक क्लास सुबह होगी, फिर दोपहर में होगी, फिर शाम को होगी। तो जनरली ये मेरे फर्स्ट डे से ही मेरे माइंड में था कि आई विल स्टडी फॉर द सिविल सर्विसेज। तो मैं पैरेलली मैंने बुक्स मंगा ली, मैंने कुछ NCERTs की फ़ोटोकॉपी करा ली और उनको पढ़ने लग गया। देन इन द फर्स्ट ईयर आई स्ट्रगल्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग, और फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉबेबली अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग को ही अपना ऑप्शनल बना लूँ तो मेरे लिए इंजीनियरिंग में भी बढ़िया हो जाएगा और साथ साथ में मेरी तैयारी भी हो जाएगी। एंड फॉर्चुनेटली आई मेट विथ अ फ्रेंड इन द कॉलेज ऑल्सो, कॉलेज ओनली, और ही बिकेम द गाइडिंग लाइट फॉर मी। वो मेरे को बोला, वो उसका पहले से सपना था तैयारी करने का सिविल सर्विसेज, और वो मेरे को गाइड किया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत मुश्किलात होगी इसमें, तो हमें कोई और सब्जेक्ट को देखना चाहिए। और कोटा जाने के बाद मेरा ये भी हो गया था कि प्रॉबेबली आई विल नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग नाउ, और मैं अपने से ही पढ़ाई करूँगा। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे जब हम सेकेंड ईयर में थे कॉलेज के, देन खान स्टडी ग्रुप फर्स्ट टाइम वो इंदौर में आया। और क्योंकि जनरली इंदौर या MP में UPSC का कल्चर कम है, MPPSC का कल्चर ज़्यादा है। तो जब KSG जैसा इंस्टीट्यूट इंदौर में आया और हम भी इंदौर से में पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट और मैं तो इसमें ज्वाइन करूँगा। फिर वो कहीं ना कहीं वो फोमो होता है कि ही विल ज्वाइन, व्हाट शुड आई डू। फिर मैंने घर में बात की, घर वाले बोले कि नहीं अभी शायद से नहीं कर सकते हैं, अभी हमें एक ही नाव में पैर रखना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे घर से एडवाइसेस मिल रही थी, बट समहाउ मेरा मन था कि कोटा, अगेन आई विल से द कोटा एक्सपीरियंस। तो अगेन एंड अगेन वाई अगेन आई एम रेफरिंग टू द कोटा एक्सपीरियंस बिकॉज शायद से मुझे सक्सेस नहीं मिली वहाँ, बट इट वॉज वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा जो कि मैं अपने आगे की जर्नी में मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो कोटा एक्सपीरियंस मुझे ये सिखाया, यू हैव टू बी एन अर्ली बर्ड, एन अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म। तो जितना आप अर्ली चालू करोगे, जितना आप जल्दी चालू करोगे, शायद से आपको सफलता मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। कोटा में मैं 12th के बाद गया, अगर मैं जल्दी जाता तो प्रोबेबली मुझे सफलता मिल जाती। तो यहाँ भी ये था मेरे को कि मुझे बहुत जल्दी चालू करना है। तो जब मेरा दोस्त बोल रहा था कि वो कोचिंग जाएगा, तो आई ऑल्सो ज्वाइंड, और मैंने वहाँ पे बात की कि हम इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दे एग्रीड टू इट, एंड हम दोनों ने और बाकी दोस्तों ने भी हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग में भी बहुत बढ़िया रहा, वहाँ पे टीचर्स अच्छे मिले हमें, और टीचर्स और मेरा हमेशा ये मोटो रहता था कि कहीं ना कहीं जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो उस दिन हमें कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ देखने वाले हर एक व्यूअर को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी हम कोई कोचिंग करें, जब भी हम कोई क्लासेस करें, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम उस दिन का जो भी हमें पढ़ाया गया है उसके लिए कौन सी किताब होगी, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए गए, तो आप फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन उस दिन ही घर जा करके आप करो। आपके पास बिल्कुल कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ बिजी था या मैं यहाँ बिजी थी और मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि वो अगले दिन फंडामेंटल राइट से आगे आपको पढ़ा देंगे और वो पाइल अप होता जाएगा। और एक बार जब पाइल अप हो गया तो उसको करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं मोटिवेशन टूटता है और वहाँ से फिर हम बाकी जगहों पे भागते हैं बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल। तो हमेशा कोशिश करनी है कि जो कबीर की कहावत भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इस पर कहीं ना कहीं ये बहुत रेलेवेंस बैठता है यूपीएससी में भी कि आपको हर दिन आपको टारगेट्स होने चाहिए और हर दिन पे आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। तो हम लोग की कोशिश ये रहती थी कि हम वो दिन का सब्जेक्ट उस दिन ही करें। मेरे पास एक स्कूटी रहती थी, मैं अपने दोस्त को लेता था वहाँ, और फिर हम दोनों लोग लिटरली जब हमारा लगभग 10 किलोमीटर था हमारा कोचिंग हमारे रूम से, तो हम 10 किलोमीटर के अंतराल पे पूरा जो भी सर ने रिवाइज़ कराया है या लिखवाया है हम उसको याद करते थे और कोशिश करते थे कि मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ, वो कुछ पॉइंट्स बोले, सो दैट कि हम प्रॉपरली उसको याद कर ले। तो दैट वाज समथिंग जो कि बहुत बढ़िया रहा, और ड्यूरिंग द इंटायर 1 ईयर हमने इस चीज़ को मोस्टली फॉलो किया। कहीं कहीं पे नहीं भी फॉलो कर पाए हैं, बट वी हैव फॉलोड इट मोस्टली। और साथ साथ में जैसे लोग ऑप्शनल की भी बात करते हैं कि जनरली मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कि ऑप्शनल में लोग ये बोलते हैं कि
हमें वो सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, या हमें वो सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। दे आर लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक रीज़न जो लोग देते हैं। लेकिन मैंने कैसे अपना ऑप्शनल को चुना, तो वन फाइन डे मेरा अगेन वही दोस्त, हम लिफ्ट में जा रहे थे और वो दोस्त बोला कि भाई मेरे पापा बोल रहे हैं कि वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले। तो इट वॉज जस्ट माई वर्ड्स कि भाई इफ़ यू आर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल देन आई विल ऑल्सो टेक इट, विदाउट इवन नोइंग द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, कैसा है। बिकॉज मतलब इस बात के लिए मैं अभी भी एग्री करता हूँ कि देयर मे बी पर्सनल इंक्लिनेशन, देयर मे बी सम स्ट्रेटेजिक रीज़न, लेकिन आफ्टर ऑल आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि ऐसा नहीं होता है कि पूरा ही आपको पूरा पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल का इंटरेस्टिंग लगे। देयर आर सर्टेन सेक्शंस टू इट जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, उसको इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें पॉलिटी भी है। हिस्ट्री में भी बहुत सारे सेक्शन है, कुछ पार्ट उसको इंटरेस्ट लग सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका ध्यान एग्ज़ाम क्लियर करने में है तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लव फॉर द सब्जेक्ट ही हो। लव फॉर द सब्जेक्ट हो तो शायद आप और डीप डाउन जा सकते हो, बट एट द सेम टाइम एवरी पार्ट आपको बहुत प्यारा नहीं लगता है। तो हम कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो सब्जेक्ट को चुनना चाहिए जहाँ पे एक अच्छा मटेरियल हो, जहाँ पे पीयर ग्रुप हो, तो और कहीं ना कहीं चाह हो आपकी पढ़ने की, तो आप वो सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने 3rd ईयर पे अपने कोचिंग कंप्लीट किया। एंड देन फिर हमें 4th ईयर एक रिज़र्व टाइम मिला, जहाँ पे अगेन बिकॉज वो एक कॉलेज इन्वायरमेंट था, फेयरवेल होनी थी, बहुत सारे बाकी चीज़ें थी, तो वी वर कमिटेड टू दोज ऑल्सो। तो हम वहाँ पे काफ़ी बिजी हो गए, वहाँ पे हमारा काफ़ी समय बर्बाद हुआ। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मैं देखूँ तो दैट टाइम आई कुड हैव यूटिलाइज्ड, लेकिन दिस इज़ द लाइफ दैट हाउ इट गोज़ ऑन। एंड मुझे अभी भी याद है 2019 का टाइम था और हमारा कॉलेज का फाइनल सेरेमनी चल रही थी और वी वर नॉट अटेंडिंग इट। मी, हर्ष एंड अदर फ्रेंड्स वर नॉट अटेंडिंग इट। और हमारा प्लान था कि हम फर्स्ट प्रीलिम्स लिखेंगे, फर्स्ट मतलब जस्ट कॉलेज के पास आउट होते हुए, एंड वी वर वेरी श्योर दैट वी विल मेक इट टू इट। और हम तैयारी करते थे और मैंने पहला प्रीलिम्स लिखा और जहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिली और मेरे दोस्त को भी सक्सेस नहीं मिली इसमें। और फिर हमने सोचा कि अब क्योंकि हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं था, हमने सोचा कि हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाकर के हम अपनी ऑप्शनल की तैयारी करते हैं। हमने अपनी ऑप्शनल की तैयारी की दिल्ली जा कर के, और उसके बाद फिर हमने उसमें भी आई विल सजेस्ट यू अ प्लान कि क्या प्लान हो सकता है हमारे ऑप्शनल की तैयारी करने का। कि फॉर एग्जांपल हमारा मई में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जून में वी वेंट टू दिल्ली, तो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में हमने अपने ऑप्शनल की कोचिंग की, साथ साथ में बिकॉज हमारा जीएस हो चुका था तो जीएस की हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। देन सितंबर में जो एक्चुअली में मेंस होना था तो उसको मैं अगले दिन जा कर के कोचिंग में लिखता था कि आई विल सी कि हाउ माई स्टैंडिंग इज़ एज ऑफ नाउ, अभी मेंस में, कि अभी मैं लिख रहा हूँ तो मेरी कितनी तैयारी है, मुझे कितने नंबर मिल रहे हैं। तो उसी पूरे एटमॉस्फेयर में कि ऐसे का पेपर एक दिन लिखना है, GS1 का अगले दिन, GS2 का साथ में, GS3 GS4 देन, तो आई प्रिपेयर दैट वे और मैंने लिखा वहाँ पे, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मुझे। एंड देन फिर उसके बाद फिर सितंबर महीने से हमने ऑप्शनल की टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमने ऑप्शनल लिखा एंड देन फरवरी से वापस से हम प्रीलिम्स के मोड में शिफ्ट हो गए। और मेरा दोस्त और मैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली में साथ में थे, तो वी वर डूइंग इट टुगेदर, हम साथ में कर रहे थे। आधे नोट्स वो प्रिपेयर कर रहा था, आधे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा था। कब बहुत टाइम पे ऐसा होता था जैसे दिल्ली वाले इन्वायरमेंट में रहना, बिकॉज वी ऑल नो कि काफ़ी कंजेस्टेड इन्वायरमेंट रहता है वो, पटेल नगर की गलियाँ, करोल बाग की गलियाँ, इतने सारी भीड़ रहती है, तो कभी कभी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता था और कभी कभी काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन समहाउ वी मैनेज्ड। और जैसे कभी मुझे डीमोटिवेटेड मैं फील करता था, अपने दोस्त से बात कर ली, दोस्त ने कुछ 2-3 बातें अच्छी कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में लोग, अब हमारे साथी लोग जो जिनको प्लेसमेंट मिल गई है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ फन। तो हम लोग ऐसे देखते थे, तो मेरा दोस्त बोलता था भाई अपन की ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी। तो हो ना हो, वी हैव नेवर सीन द फ्यूचर, बट द सेंस ऑफ इट बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक रिलीफ देता था कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे तो प्रोबेबली हम अच्छा कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम मार्च तक दिल्ली में रहे। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली एक काफ़ी बड़ी सुनामी आई पूरे इंडिया में, कोविड नाम की,
और हम मई तक फिर भी हम दिल्ली में रहे, जहाँ पे बिल्कुल लोग भाग रहे थे, चीज़ें नहीं थी, फिर भी समहाउ मैनेज्ड, हमने मैनेज किया वहाँ पे कि बिकॉज यूपीएससी हमें लगता था कि काफ़ी पंचुअल है अपनी चीज़ों में, और जब तक उसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आती तब तक तो एग्ज़ाम होगा ही मई में। तो यूपीएससी की हमें लगता था यूपीएससी काफ़ी ऐसा एक बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी वर नेवर नोइंग कि कोविड इतना ज़्यादा फैलेगा और इतना इस प्रकार से चीज़ें होंगी, तो हम पूरा मई तक इंतज़ार किए कि एग्ज़ाम होगा, और हम अभी भी इस पूरी अनसर्टेनिटी में भी काफ़ी फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर रहे थे। तो अगेन आई विल से टू द व्यूअर्स कि कभी भी ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, तो आपको भटकना नहीं है। आई नो कि ये बहुत कठिन समय हो सकता है जहाँ पे हमें नियर और डियर वंस को दिक्कत हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी मेंटली रेडी कि हमारा ध्येय क्या है, बिकॉज यूपीएससी विल नॉट वेट फॉर एनीवन। वो ये नहीं देख रहा है कि आपकी मदर को क्या हो गया, आपके फादर को क्या हो गया, आपके फ्रेंड को क्या हो गया, बिकॉज एग्ज़ाम वही होना है और देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। दिस इज़ वेरी ब्रूटल एंड दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो हम मई तक वेट किए, फिर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वट एवर यू से, गाइडलाइंस आए कि एग्ज़ाम विल शिफ्टेड टू अ लेटर डेट, और हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें यहाँ पे। देन फिर हम सब लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वी मूव टू आवर होम टाउन। मैं भी अपने होम टाउन चला गया, हर्ष भी अपने घर चला गया, और बाकी दोस्त भी हमारे अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद से थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि अब अगेन आपको घर से बैठ करके पढ़ाई करनी है, अभी आप काफ़ी टाइम तक आप बाहर थे, तो वो एक इनर्शिया आ जाता है, और थोड़ा एग्ज़ाम लेट होगा तो वो कहीं ना कहीं वो एक इनर्शिया था। बट समहाउ हम फ़ोन में लगे रहते थे, और फ़ोन से भी हर्ष से इन पर्टिकुलर मेरी काफ़ी बात होती थी, तो हम फ़ोन में डिस्कस करते थे, स्ट्रेटेजी प्लान करते थे, और इस हिसाब से हम चल रहे थे। 2020 का प्रीलिम्स हुआ अक्टूबर में। फॉर्चुनेटली दिस टाइम आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। हर्ष का इस टाइम प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो क्योंकि अब इतने साल से आप अटैच हो किसी से, और आपने साथ में ही अपना सारा सपना देख रखा है कि हम साथ में लबासना जाएंगे, मसूरी जाएंगे, साथ में हम ट्रेनिंग करेंगे, साथ में हम सब कुछ करेंगे, तो जब उसका नहीं हुआ तो इट वाज अ सेटबैक फॉर मी कि मैं क्या करूं। तो आई लिटरली न्यू कि जिस दिन वो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, तो अपना देखा मैंने और फिर उसका देखा, तो उसका अभी भी मुझे वो मैसेज याद है कि भाई तू आगे बढ़ और अपने को और वक्त लगेगा। तो लिटरली आई वॉज क्राइंग एट दैट मोमेंट कि मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि क्या हो गया, तो उनको लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने बोला मेरा क्लियर हुआ है लेकिन उसका नहीं हो रखा है। तो फिर मेंस में भी मेरा कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन कम हुआ, और बिकॉज मुझे लगा कि आई एम लेफ्ट अलोन, और शायद से उतनी शिद्दत से मैंने तैयारी नहीं की, और मेंस को मैंने दिया। फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड मेंस। मेरे कुछ 782 मार्क्स थे मेंस में, विच इज़ अ डिसेंट इनफ स्कोर। और मैंने इंटरव्यू दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में ही आई वेंट टू द इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में आई गॉट 138 मार्क्स। एंड जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने 30-35 मॉक्स दे रखे थे, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे। और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा इंटरव्यू मुझे लग रहा था मेरा ठीक गया है, और जब इंटरव्यू आया तो आई गॉट वेरी लेस मार्क्स इन इंटरव्यू। इट वॉज अ वेरी शॉकर टू मी, और आई गॉट सम 910 मार्क्स, मिस द जनरल कैटेगरी कट ऑफ अराउंड 20-25 मार्क्स के आसपास, 2020 की बात है। एंड ऐसा था 21 में, फिर क्योंकि एग्ज़ाम था, हमारा रिज़ल्ट आया था सितंबर महीने में, और अक्टूबर 10 को, इफ़ आई रिकॉल, अक्टूबर 10 को हमारा अगेन प्रीलिम्स था 2021 वाला। वापस से मैंने और हर्ष ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया इसमें, वो क्योंकि वापस से वो जर्नी में था, वो बिहार पीएससी लिखने लग गया था, और हम वापस से 21 वाला अटेम्प्ट दिए। 21 वाले में अनफॉर्चुनेट हुई काफ़ी चीज़ें कि जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हो रहा था उस दिन आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी की डेथ हो रखी थी, और मेरे को बताया नहीं गया था, और मैं CSAT का एग्ज़ाम लिख रहा था। CSAT के बाद मुझे पता चला और मेरी दादी काफ़ी टाइम से आफ्टर माई रिज़ल्ट ओनली काफ़ी बीमार चल रही थी। शी गॉट अ पैरालिटिक अटैक। तो एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, वेरी वेरी क्लोज। माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हैज़ बिल्ड द फाउंडेशन। माई ग्रैंड मदर वॉज ऑल देयर फॉर मी। वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली। सो मेरे दादी का काफ़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ वो,
और उसके बाद प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया तो उस टाइम पे तो नहीं पता चलता है, लेकिन मेरे नंबर कुछ 90 के आसपास आ रहे थे. इट वाज वेरी डाइसी वेदर आई विल क्लियर और नॉट क्लियर. और जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम नहीं था उसमें, तो इट मीन्स दैट मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया 21 वाला. इस टाइम पे हर्ष ने क्लियर किया प्रीलिम्स का एग्ज़ाम. वो मेंस लिखा, उसका मेंस भी हुआ और वो इंटरव्यू तक गया वापस से. अनफॉर्चुनेट हुआ कि उसका भी इस बार इंटरव्यू रुक गया और नंबर ऐसे बने कि कुछ उसका भी 10, 15, 20 नंबर से रुक गया. एंड इस बीच में आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर ऑल्सो. मेरे दादी के 2 महीने बाद मेरे ग्रैंड फादर का भी डेथ हो गया. तो इट वॉज़ अ टफ टाइम फॉर मी इन दैट सेंस. लेकिन ये था कि नहीं, जब मेरी दादी का हेल्थ का भी इशू था, तो अगेन जैसे मैंने पहले भी लोगों को बताया, जब भी आपके पास आपदा आती है तो मेरी दादी यूज़ टू कॉल मी इन दी हॉस्पिटल ऑल्सो. तो मैं कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल जाता था, लेकिन मैं अपने बुक्स ले करके, विजन का करंट अफेयर्स ले करके जाता था कि वहाँ भी मैं पढ़ लूँ. तो वो कहीं ना कहीं वो ध्यान था आपका कि यार एग्ज़ाम में जो भी है, बिकॉज इट विल नॉट वेट फॉर एनी वन. देयर कैन पर्सनल इशूज़ आपकी एक साइड पे हैं, बट यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी. तो मैं उस टाइम पे भी मैंने जितना भी मेरे पास लिमिटेड टाइम था मैंने तैयारी की थी उसमें. इट वॉज़ अनफॉर्चुनेट दैट आई वॉज़ नॉट एबल टू क्लियर. जब बाद में 1 साल बाद रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला मेरा कुछ 86 नंबर थे और कुछ 87 कट ऑफ था. तो कुछ पॉइंट नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था उस बार. और फिर जब हर्ष का भी नहीं हुआ इंटरव्यू, देन अगेन हम वापस से उस जोश के साथ 2022 दिया और इस बार हम दोनों का साथ में प्रीलिम्स क्लियर हुआ. मतलब इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस. मतलब मैं ऐसा उसको भी बोलता भी था कि सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है. तो वी वर लाइक कि होता है कभी ना कभी आपका लक आपका साथ देगा. तो वी वर थिंकिंग कि यार प्रोबेबली इस बार हम दोनों का साथ में होगा. 22 का वो टाइम था, प्रीलिम्स हुआ हमारा. देन वी अगेन वेंट मेंस दिया. मेंस में भी इलाहाबाद सेंटर से हमने दिया था. वो लिटरली वो मेरे से 4 सीट आगे बैठा रहता था. तो जब मेरा 2020 वाला मेंस हुआ था तो आई वॉज फीलिंग वेरी अलोन और बहुत अलग, मतलब बहुत अकेला फील कर रहा था, नॉट नोइंग एनी वन. और 22 में आई वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट. मतलब तैयारी भी बहुत बढ़िया थी, एक बहुत इनकरेजमेंट भी था, उसके साथ मैं एग्ज़ाम भी दे रहा था, हम एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे थे. तो इट वॉज़ ऑल वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट, वेरी एमिकेबल इन्वायरमेंट. और हम इस हिसाब से तैयारी दे रहे थे. और मुझे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम मेंस के काफ़ी अच्छे गए थे, काफ़ी अच्छे. एंड देन मैंने इंटरव्यू भी दिया. मुझे लगता था मेरा इंटरव्यू भी ठीक गया है. जब रिज़ल्ट आया 2022 का तो जब रिज़ल्ट के पहले मैं और हर्ष बात कर रहे थे तो मेरा ये रहता था कि यार मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि वापस एग्ज़ाम ही ना लिखना पड़े, मतलब कि डिज़ायर्ड सर्विस आपको मिल जाए. और उसका भी यही रहता था कि डिज़ायर्ड सर्विस मिल जाए. वो थोड़ा सा रहता था कि 1-2 सवाल मेंस में इधर उधर हो गए हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है. लेकिन आई वॉज़ मोर कॉन्फिडेंट दैट टाइम कि क्लियर होना ही है एग्ज़ाम. मतलब मुझे ऐसा रहता था कि सर्विस तो मिलनी है, अब रैंक का नहीं पता है. जब रिज़ल्ट आया तो इट वॉज़ अ शॉकर टू मी कि मेरा नाम ही नहीं है रिज़ल्ट में. तो फिर मतलब आई लेफ्ट ब्लैंक, मतलब मैं एकदम ब्लैंक हो गया. और फॉर्चुनेट कि उस साल पे 2022 में हर्ष गॉट 153 रैंक और उसको IPS मिला. 23 में फिर अगेन वो, क्योंकि हमारा जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उसके 2 दिन बाद प्रीलिम्स था और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि मुझे था कि ये वाला साल नहीं देंगे अब वापस एग्ज़ाम और अगले साल देंगे अगर सर्विस मिल जाता है तो जब सर्विस भी नहीं मिला और आपकी तैयारी भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, नाउ यू आर बैक टू योर 5th अटेम्प्ट. और जब आपका बहुत तैयारी नहीं है तो एक वो कहीं ना कहीं वो डाइसीपन था कि एग्ज़ाम लिखना है नहीं लिखना है. हर्ष बहुत मोटिवेट कर रहा था मुझे बिकॉज ही वॉज राइटिंग द एग्ज़ाम. सो ही मोटिवेटेड मी कि भाई लिख देना चाहिए. बाकी लोगों से भी इसमें मैं आई मेट विथ गुड फ्रेंड्स इन द टेलीग्राम. एक विवेक भाई हैं तो उनसे मिला मैं और उनका भी ऐसा था, बहुत डाइसी चल रहा था. तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए. और आई वॉज डिसाइडिंग कि दिस टाइम आई शुड टेक अ ब्रेक और मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना है. इट वॉज़ अ वेरी हार्ड डिसीज़न फॉर मी. बहुत टफ डिसीज़न था ये बिकॉज मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, योर फैमिली कंडीशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड एंड आपके पास कुछ है भी नहीं, कोई सर्विस भी नहीं है और आप पूरा 1 साल अभी बैठोगे और आप कोई PCS भी नहीं लिख रहे हो. तो ये अपने आप में बहुत टफ डिसीज़न था कि आप 1 साल बैठ के क्या करोगे. और अगेन आप नेक्स्ट ईयर का भी श्योर नहीं हो कि एग्ज़ाम आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा.
बट आई टुक दैट टफ डिसीज़न। और मैंने जो भी मेंटोर से बात की, उन्होंने बोला कि शायद साल इतना मैटर नहीं करता है, अगर आपका बाद में भी हो जाता है तो इफ़ यू आर नॉट रेडी यू शुड नॉट गिव द एग्ज़ाम। तो मेंटली कहीं ना कहीं मैं रेडी नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है वो दिन, प्रीलिम्स के एक दिन पहले मैं अपने दोस्त के यहाँ था, और दोस्त के यहाँ से सुबह सुबह ही भाग करके मैं अपने घर आया, और मम्मी को मैंने गले लगाया कि मम्मी मुझे लगता है हमें तुरंत चलना चाहिए, और मैं सेंटर पे जा कर के शायद मैं अभी भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। आई क्राइड अ लॉट दैट डे। आई डो नॉट नो कि मैंने क्या गलती कर दी है। मेरे एग्ज़ाम ठीक गए थे, वाई मेरा एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा है, वाई आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। तो ये सब जो इनिशियली मेरा एक धारणा बना था कि प्रॉब्ली आई एम मेड फॉर दिस एग्ज़ाम, वो कहीं ना कहीं वो शैटर होने लग गया था कि शायद से आई एम मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, maybe my luck is not in my side, maybe people are too good, maybe there's lot of competition, शायद से मेरी हैंड राइटिंग में इशू है या कुछ, मतलब बहुत सारे आपको फिर ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करने लग जाते हो। तो दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने सोचा उस टाइम पे। और फिर ऐसा कुछ फेस चल रहा था जहाँ पे हर्ष भी वापस से अपनी ट्रेनिंग पे चला गया था, और इट वॉज़ वेरी टफ पीरियड फॉर मी। फॉर्चुनेटली इस पीरियड में मेरे को काफ़ी दोस्त मिले, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में ना आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको 2 कदम पीछे भी करने पड़ते हैं। तो दैट वाज 2023 वाज दैट ईयर फॉर मी। यहाँ पर भी लोग मेरे से, अब यहाँ पे बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको सजेस्ट करने लग जाते हैं, अरे आप सिर्फ यूपीएससी में क्यों हो, आप ये एग्ज़ाम क्यों नहीं देते, स्टेट के एग्ज़ाम क्यों नहीं लिखते, बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं उनको लिखा करो। तो कहीं ना कहीं वो डाउट आने लग जाता है। लेकिन मेरा मतलब, मुझे लगता है अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं उसको बहुत शिद्दत से दूंगा, उसके लिए मैं तैयारी करूँगा, उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगा। और मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं आपको इस एग्ज़ाम के लिए ना वो अर्जुन आए वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका वो ध्यान एकदम मछली की आंख पे होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटकोगे तो प्रोबेबली आप फिर भटक ही जाओगे, बिकॉज नाउ आपका एज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इट विल बिकम टफ देन। तो 23 में भी देन अगेन आई टुक दैट रिस्क कि मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। उस पीरियड पे मैंने थोड़ा फ़न किया, बहुत सारे मेरे दोस्त मिले जो कि रीवा में ही मैं रहता था, तो दोस्तों के साथ थोड़ा मैंने घूमा, थोड़ा एक्सप्लोर किया, और पढ़ाई से थोड़ा मैं दूर गया वहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। और फिर अगस्त के महीने में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगेन क्योंकि मेरा स्पोर्टिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं अपने दोस्तों से या घर में मैं बात भी कर रहा था कि यार मैं एक और हार नहीं देख सकता, तो शुड आई गो फॉर द इंटरव्यू, शुड आई नॉट गो फॉर द इंटरव्यू। मेरी मदर ने यहाँ पे मेरा मोटिवेट किया मुझे, एंड मेरे दोस्तों ने भी मुझे मोटिवेट किया। तो माई मदर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड जब भी एग्ज़ाम होता था तो शी वॉज़ ऑल देयर, माई सिस्टर वॉज़ देयर, और वो प्रे करते थे। जब मैं अंदर लिख रहा हूँ तो प्रोबेबली वो प्रे कर रहे हैं कि पेपर ईजी हो, इसके अकॉर्डिंग हो। आई थिंक द पेरेंट्स आर ऑल लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक एमिकेबल इन्वायरमेंट की, जब आप ये जो जर्नी है ना आपकी अकेले की नहीं है, आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, हर किसी का योगदान होता है। तो इस वजह से जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो दे क्राई, दे एन्जॉय द मोमेंट। शायद आपसे ज़्यादा आपके रिलेटिव्स और आपके मम्मी पापा एन्जॉय करते हैं, बिकॉज दे हैव सीन दैट स्ट्रगल। तो माई मदर वॉज, माई सिस्टर वॉज, एंड माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक दैट। तो ये कहीं ना कहीं रहता था, और ये पूरा हुआ 2023 वाला साई वाला इंटरव्यू मैंने दिया। एंड यहाँ पे भी जब रिज़ल्ट आया अक्टूबर में, तो मेरा उसमें नाम नहीं था रिज़ल्ट में। देन अगेन फिर मुझे लगने लग गया कि यार क्या चल रहा है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और साथ साथ में 2022 में इन द सिविल सर्विस आई गॉट 951 मार्क्स, 960 वॉज दी कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। अब 9 नंबर कुछ दूर था मैं, तो मुझे क्योंकि रिज़र्व सीट्स भी ज़्यादा थी, तो मुझे ये उम्मीद कहीं ना कहीं थी, आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक कि शायद रिज़र्व लिस्ट में नाम आ जाए। तो अभी तो ये चल रहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूज़र्स, तो कुछ भी मिल जाए तो आई एम रेडी टू टेक दैट। तो फिर वो मैं रिज़र्व लिस्ट का भी कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था यूपीएससी की। और वो जब रिज़र्व लिस्ट आई तो मैंने देखा मेरा उसमें भी नाम नहीं है। फिर जो हम लोग बात करते रहते हैं आपस में, जो ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उसमें पता चला कि 952 तक गया है रिज़र्व लिस्ट,
और 951 मेरे मार्क्स थे और उसमें नहीं मिला है। तो आप देखो ना 2025 नंबर के पेपर में शायद 2 नंबर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर, वो मुझे ये रिज़र्व लिस्ट ने सिखाया कहीं ना कहीं। एंड फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ साई के, और लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो जिनका सिलेक्शन हुआ साई में, दे हैव गॉट सेलेक्टेड इन डिफरेंट सर्विसेज ऑल्सो, रिजर्व लिस्ट में भी लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो दे विल लीव एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल कॉल यू सूनर और लेटर। तो एक ये थोड़ा सा होप बना और लगने लग गया कि शायद कुछ अच्छा चल रहा है। मैं और हर्ष हमेशा ये डिस्कस भी करते थे कि शायद एक वक्त होता है जब आपके ना सितारे मिलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ अनफॉर्चुनेट है ये कि आप एक लेवल तक ही, एक थ्रेशोल्ड तक ही आप तैयारी कर सकते हो, और इस एग्ज़ाम के लिए वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाना है आपको। उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने के लिए कहीं ना कहीं वो किस्मत, वो प्रार्थनाएं, वो प्रेयर्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो भी मेरे घर वालों ने, मेरे जानने वालों ने, मेरे को प्यार करने वाले लोगों ने जो भी प्रेयर्स की हों, शायद से वो अब फल फूल रही हों। और साई का वेटिंग लिस्ट में 2 फेब 2024 को आई जॉइंट साई, मुझे कॉल आया और मैं काफ़ी खुश हुआ और मुझे लगा कि चलो आई गॉट समथिंग, साई इज़ वेरी गुड, मतलब एक ग्रुप ए की सर्विस है और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो सकता है और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं बहुत एंथुसियास्टिकली आई जॉइंट साई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर था। अगेन जब आप दूसरे साइड पे होते हो तो आपको कुछ और चीज़ें दिखती हैं, जब आप दूसरे साइड आ जाते हो तो आपको कुछ और चीज़ें दिखने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं उस साइड पे था जहाँ पे मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नौकरी लग जाए। अब मुझे मेरी नौकरी लग गई है तो मुझे ये डर लग रहा है क्या मैं वापस से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाऊँगा या मुझे इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे EOL जैसा कुछ प्रावधान नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत होती है। तो समहाउ इनिशियल टाइम में थोड़ा सा आपका वर्कलोड कम होता है बिकॉज यू आर लर्निंग ओनली। तो वहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी की मैंने, और मेरा दोस्त अभी भी एकदम मोटिवेटर की तरह काम कर रहा था। ही वॉज देयर इन हिज ट्रेनिंग अकेडमी NPA पूरा हैदराबाद, और वो मुझे लगातार कॉल करता था, मोटिवेट करता था। मेरे से ज़्यादा वो खुश था मेरे साई के लिए। तो वो लगातार उसको मैं वो YPT मैंने ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, मैं हर दिन का उसको भेजता था कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की, 7 घंटे पढ़ाई की, आज मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई। इस प्रकार से भी मैं डिस्कशन करता था, वो फिर मोटिवेट करता था कि भाई अगले दिन देखना। तो ये हमेशा हमारे साथ चलता रहता था। और मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। मेंस के टाइम पे यहाँ पे मेरे को थोड़ा इशू हुआ कि हमारी ट्रेनिंग भी होनी थी साई की, और मैंडेटरी था हमें ट्रेनिंग अटेंड करना। साथ साथ में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स थे जहाँ पे भी आपका काम था थोड़ा बहुत। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ था जहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज़ थी वो रेडी नहीं थी आपको बहुत ज़्यादा छुट्टी देने के लिए। देयर वर पीपल हु वर टेकिंग दैट रिस्क, बट मुझे बिकॉज इट इज़ समथिंग, मुझे लग रहा था कि रिस्क लूँगा तो मुझे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई हैव, आई डो नॉट नो कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कैन आई टेक दैट रिस्क, कैन आई नॉट टेक दैट रिस्क, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। और फॉर्चुनेटली फिर बाद में आफ्टर लॉट ऑफ प्लीडिंग एंड बहुत उसमें मेरे को मेरे हायर अथॉरिटीज़ ने हेल्प की। आई गॉट सम लीव ऑन ऑफ करके, और मैंने मेंस की तैयारी की। लेकिन मुझे हमेशा लग रहा था, जैसे 2022 की मैं बात करूँ तो मुझे लगता था कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है। इन दिस ईयर मुझे लगता था कि यार थोड़ा मेरी तैयारी में कमज़ोरी है, चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें हैं। लेकिन वो था, मैंने एग्ज़ाम लिखे, एग्ज़ाम में भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ में कमियां रख कर दी। एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर दिया, GS2 मेरा अच्छा नहीं गया था, तो हिसाब से चीज़ें हुई थी। मुझे लग रहा था कि मेंस 2022 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं गया है मेरा। लेकिन फिर भी आई गॉट अ कॉल, मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया और मैंने इंटरव्यू भी दिया क्योंकि अब तक में इतनी लंबी जर्नी हो गई है आपको कि अब आपको प्रोसेस से कहीं ना कहीं आप एकदम डिटैच हो चुके हो। आपको अब उम्मीद ही नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, यू हैव समथिंग, यू विल ट्राई, यू डीप डाउन यू ऑलवेज वांटेड टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, बट समहाउ क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाह लोगे तो शायद आपको नहीं मिलता है, तो वैसा वाला था। तो बीच में एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट केस भी हुआ, और जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, आई लॉस्ट हिम इन अ वेरी ट्रेजिक कार एक्सीडेंट। तो जब हम बात भी करते हैं कि हम साथ में एकेडमी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो
अब जब आपका रिज़ल्ट आया, जब आई गॉट क्लियर्ड ऑल्सो, तो आई हैव नो वन टू इन्जॉय विथ, बिकॉज जिसके साथ मैंने जर्नी चालू की है ही इज़ नॉट देयर। तो वो भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा मेरा। और आई नो कि ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम अबव और देख रहा है मुझे। एंड प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं भी तो 22 में आई गॉट सम 794 मार्क्स इन मेंस। इन दिस ईयर आई गॉट 795 मार्क्स इन मेंस। तो मेरे मेंस में 1 मार्क्स का ही अंतर था, और इंटरव्यू में 2022 आई गॉट 158 एंड दिस टाइम आई गॉट 185। तो देयर वाज 35 मार्क्स का जंप इन इंटरव्यू। मुझे अभी भी लगता है प्रोबेबली ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम अबव, और शायद से उसने ही कुछ किया है, एंड बिकॉज ऑफ हिज प्रेयर्स आई एम देयर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी लंबी जर्नी हो गई, और आप जो उम्मीद करके जर्नी चालू किए थे उसमें आपने बहुत सारे अपने स्टेक होल्डर्स को खो दिया। आप एक बहुत अलग इंसान बन कर के उभर कर के आए हो। जब मैं जर्नी चालू किया था तो मुझे जनरली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनका ही वीडियो देखता था बस, कि मुझे लगता था जो लेट अटेम्प्टर्स हैं या जिनका बाद में क्लियर हुआ है, प्रोबेबली समथिंग इज़ रॉन्ग इन देम, प्रोबेबली उन्होंने शायद स्ट्रेटजी को बाद में समझा। लेकिन जब ये घटना मेरे साथ ही हो गई, और डिस्पाइट बीइंग वेरी एन अर्ली बर्ड इन दिस एग्ज़ाम, और जब मुझे ही इतना टाइम लग गया, तो मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ गलतियाँ होती हैं आपसे। इट इज़ आफ्टर अ टाइम इट इज़ ऑल लक। लक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है जहाँ पे आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, एक सवाल गलत एक सवाल सही, और आप इन और आउट हो जाते हो। मेंस में भी कुछ हो जाता है ऐसे। फॉर्चुनेटली जब भी मैंने मेंस लिखा है आई एम एबल टू क्रैक द मेंस, बट आई हैव नोन द पीपल जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल, बिकॉज ऑफ द एसएन, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स उनका मेंस क्लियर नहीं होता, या इंटरव्यू में कम नंबर मिल जाते हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू की वजह से ही होता है। तो दिस एग्ज़ाम हैज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, प्रोफेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आपको इसके लिए काफ़ी परसिवरेंस, काफ़ी ग्रेट, काफ़ी डिटर्मिनेशन, और अलॉन्ग विद दैट लॉट ऑफ एमिकेबल इन्वायरमेंट, काफ़ी सपोर्ट आपका फैमिली का भी चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसमें जो भी फैमिली मेम्बर्स इसको देखेंगे, मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा ना कि कभी कभी आप ज़रूर बोलते हैं अपने बच्चों को कि यार ये एग्ज़ाम देख ले, वो एग्ज़ाम देख ले। आई नो कि आपका ये कंसर्न है कि शायद से आपको दूसरे एग्ज़ाम्स को भी तवज्जो दे रहे हो, आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा करे, बट एट द सेम टाइम जब आप ऐसा बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अंदर डीमोटिवेट हो रहा है कि नाउ प्रोबेबली माई मदर एंड फादर इज़ ऑल्सो नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, एंड दैट्स वाई दे आर सजेस्टिंग दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स टू मी। तो शायद से आप वो, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐसे बोला होता तो अपन तो काफ़ी सेटबैक में आ जाते। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वॉज अ जर्नी ऑफ मी, और दिस हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम अ वेरी इमेच्योर काइंड ऑफ अ गाय to more responsible, more mature, and who have seen his life, who have seen lot of issues, who have lost his close ones, and अब शायद से जब मेरा रिज़ल्ट भी आया तो for a moment I cried, I called my mother, she was happy, but next day I was back to normal, because I know कि यार ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और कभी भी आप राजा से रंक और रंक से राजा बन सकते हो। तो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू एक्नॉलेज कि अच्छा आपका सिलेक्शन हो रखा है, बट दैट काइंड ऑफ हम्बलनेस, दैट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो जिसको भी आगे भी कनेक्ट करना हो मेरे से, या कुछ भी गाइडेंस की चाहिए, बिकॉज हमें भी हमेशा क्रेविंग होती थी जब भी हम टॉपर्स को देखते थे, जब भी टॉपर्स जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं उनको भी देखते थे, तो एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी आ जाती थी, उनसे बात करें कैसा चल रहा है उनका, क्या सजेशंस उनसे हम मांग लेते हैं। जिनको भी मेरे से डाउट्स हों, और जो भी मेरे से कुछ जो एग्जैक्ट डाउट्स हो रहे हैं आपको प्रिपरेशन में, वो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे से इंस्टाग्राम में शुभम शुक्ला 2609 में आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक अ लॉट टू द DKT for providing me this opportunity so that I can share my entire journey to the people who are watching, और जो कहीं ना कहीं इससे मोटिवेशन लें और कहीं ना कहीं आगे बढ़ें और बहुत हिम्मत से काम करें, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।